ज्योति स्टार्ट हो गया ना? हाँ सर। ओके सर, ठीक है। नंदिनी, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, चौथा का कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू है। ठीक है, ओके सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अगेन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी बात करेंगे एक न्यू लॉ के बारे में। सर न्यू लॉ क्या है? सर ये इकोनॉमिक एंड बिजनेस लॉ का एक एक्सटेंडेड पार्ट बोल सकते हो। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी लॉ का पार्ट है, बट आप लोगों को एग्जीक्यूटिव लेवल में, ये एग्जीक्यूटिव लेवल में इसको प्रॉपर्टी मतलब इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ मतलब ईबीसीएल का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक पार्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। ऐसे तो ये प्रॉपर्टी लॉ ही है, बट हम लोग इसको इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो मैं सिलेबस में एक बार देख लेता हूँ कि कहाँ है क्या है, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं डिस्कशंस करना। तो अगर मैं सीएस के सिलेबस के हिसाब से देखूँ तो इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ के अंदर, ठीक है, ये इकोनॉमिक लॉ के अंदर आता है। और इकोनॉमिक लॉ में जैसे कि हम लोग इतना देर में ऑलरेडी काफ़ी सारा लॉ पढ़ चुके हैं सर। अगर आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग ऑलरेडी ये सब फेमा, ओडीआई, लिबरलाइज्ड रेबेटेड स्कीम्स, ईसीबी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, कंपटीशन एक्ट, ये सब में काफ़ी डिटेल्स बातचीत कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज के ऊपर जा रहे हैं। और बिजनेस लॉ के अंदर एक लॉ है सर प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, ऐसे बिजनेस लॉ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी एक एरिया है, ऐसे इजी एरिया, बट मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ सर प्रॉपर्टी लॉ के बारे में। प्रॉपर्टी लॉ में रियल एस्टेट के बारे में आज मैं बात करूंगा। रियल एस्टेट एक्ट, इसको प्यार से रेरा एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? रेरा एक्ट, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो बेसिकली रियल एस्टेट एक्ट के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल, offense penalties, adjudications, specimen agreement or sale between the promoter and the allotee, and due diligence reporting। सर एक इंटरेस्टिंग बात याद आ जा रहा है, क्योंकि रेरा जैसे मैं सोचा कि रेरा पढ़ाऊंगा, मेरे दिमाग में नोएडा का ट्विन टावर्स का केस दिमाग में आ गया। आप लोग जानते हो ना सर रिसेंटली क्या हुआ है नोएडा में? हेलो, क्या सर? नोएडा में रिसेंटली क्या हुआ ये तो सबको पता है। यस सर। नंदिनी, ज्योति, है ना? तो ये जो नोएडा में जो टावर्स जो गिर गया सर, गिरा नहीं, गिराया गया है सर, इसको बेसिकली गिराया गया। तो व्हाट इज द केस? सर केस कुछ ऐसा है, केस कुछ ऐसा है कि ये जो रेरा एक्ट है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, रेरा एक्ट मतलब रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट, इस लॉ के बारे में बताना है सर आपको। ये लॉ बहुत रिसेंट लॉ है सर, 2016 में आया है, बट इस लॉ के साथ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा कनेक्शन है। मतलब एक्चुअली आजकल स्पेशली सिटी में, स्पेशली हर एक सिटी में, हर एक स्टेट का जो भी कैपिटल सिटीज है, ठीक है, और जो भी बड़ा शहर कैपिटल सिटी या फिर जो बिग टाउन्स एंड सिटीज हैं, वहाँ पर रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा मैटर है सर आज के डेट में, है ना? रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा मैटर है। तो रियल एस्टेट को लेके इश्यूज भी बहुत हैं, क्योंकि रियल एस्टेट्स अगर प्रॉपर लीगल मैटर के साथ नहीं चलता है तो बहुत सारा करप्शंस होता है, गलत जगह में गलत बिल्डिंग बन जाता है, बिल्डिंग भी बनाता है तो एज पर दी प्रॉमिस नहीं होता, है ना? पैसा लेके बिल्डिंग बनाया जाता है लोगों से, है ना? कुछ लोग बिल्डिंग बनाने के लिए एडवांस जमा करते हैं कि मेरा फ्लैट बनेगा, है ना, प्रोजेक्ट पे। ठीक जिस तरह से ये नोएडा का प्रोजेक्ट बना था, लेकिन हो गया यहाँ सर, प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम ये हो गया कि एज पर दी प्रॉमिस नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है रिसेंटली, है ना? और इतना भयंकर हुआ है, इसका वीडियो टीवी में एकदम पूरा देखा आप लोगों ने, किस तरह से इस पूरा बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। तो मैं आपके साथ थोड़ा इस पर्टिकुलर केस के बारे में थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये रिसेंट ट्रेंड में, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डिमोलिशंस का ऑर्डर दे दिया। ठीक है,
और मैं आपको ये भी बताऊंगा रियल एस्टेट एक्ट जो आप लोगों के सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ है सर, ठीक है। इवन किसी भी लॉयर्स को, किसी भी लीगल स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर लॉ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में रियल एस्टेट कंपनी में रेरा का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेरा का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेरा क्या है, रेरा किस लिए जरूरी है, ये सारा मैटर पे डिस्कशन होगा। बट इसको डिस्कस करने से पहले क्या बोलते हो सर, एक बार पूरा दिल्ली वाला नोएडा वाला केस देख लेते हैं ना। हाँ, कि नोएडा में हुआ क्या था, हाँ, पूरा केस देख लो, तब क्या होगा ना, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि रेरा एक्ट बनाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है नहीं है। इट वाज डॉज्ड परस्यूट्स ऑफ जस्टिस बाय ए ग्रुप ऑफ मोस्टली सीनियर सिटीजन, जानते हो जितना लोगों ने ये पूरा केस पे था, ये सभी कोई सीनियर सिटीजन था, which led to the demolition of the Supertech Twin Towers in Noida. Supertech Twin Towers in Noida जिसको demolish किया गया, is biggest demolitions in the country. It's the biggest demolition in the country. आज तक इंडिया में इतना बड़ा demolition नहीं हुआ। So क्या केस था सर, 30 स्टोरी सुपरटेक ट्विन टावर्स, 32 माला का सुपरटेक ट्विन टावर्स इन नोएडा केम क्रैशिंग डाउन ऑन संडे, यही संडे, जस्ट आज तो थर्सडे है, मैं इसी रविवार का बात कर रहा हूँ। The raising down of these two towers, Apex and Seine, were due to the dodged pursuits of the justice by a group of majority senior citizens. These men did not let factors like age, travel, and lack of funds come in the way of their pursuit of justice. कोर्ट में केस जो हुआ था ना, सभी कोई ओल्ड एज पीपल थे, कोई यूथ नहीं था, फिर भी ये लोग केस लड़ा और जस्टिस मिला। लेकिन इसके पीछे रियल एस्टेट का क्या घोटाला है, रियल एस्टेट ने क्या किया था इनके साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया, ऐसा क्या धोखा हो गया था। फिर इन लोगों का लड़ाई चालू हुआ था 2009 में, when 4 residents raised an alarm against Supertech's violations of building by laws by buildings in the twin towers, building the twin towers. The core team included, मतलब ये बेसिकली ये जो वायलेशन स्टार्ट हुआ था, ये जो ट्विन टावर्स जो बना गया है, ठीक है, और भी बहुत सारा टावर था, ठीक है, लेकिन जैसे कि एपेक्स, सेन, ठीक है, सेनी जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, बात को समझो आप, ठीक है। तो ये जो दोनों टावर्स था, ये नहीं सर, ये जो ट्विन टावर्स जिसको बाद में गिराया गया, इसको गिराने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या मेंटेलिटी था, क्या कॉन्सेप्ट था, उस पर थोड़ा बात। इसमें जो टीम पे थे, उदय भान सिंह टेवटिया 80 के थे, एस के शर्मा 74, रवि बजाज 65, एम के जैन 59। दे आर दी मेन, मतलब जो कोर्ट में लड़ाई लड़ा है सर, ठीक है, जिन्होंने जो रेसिडेंट्स थे सुपरटेक के वायलेशंस के बारे में क्वेश्चन उठाया। बहुत ताकत चाहिए सर, पैसा का जरूरत है, और इतना बड़ा एसोसिएशन के साथ लड़ने के लिए, इतना बड़ा कंपनी के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों के पॉकेट में पुलिस प्रशासन सब होते हैं, है ना, गवर्नमेंट पुलिस सब इनके पॉकेट में होते हैं, फिर भी इतना बड़ा रियल एस्टेट जायंट के साथ लड़ने के लिए ये लोग रेडी हो गए, मानना पड़ेगा। और देखो सर, इसीलिए बोलते हैं सत्य में विजयते, आखिर में जीत उन्हीं का होता है जो सच्चाई के राह में चलता है। ये बात तो फिर से प्रूव हुआ, है ना, नहीं तो लॉ सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि जिसके पॉकेट में पैसा है लॉ उसके पॉकेट में है। ऐसा नहीं है, अगर देश सही हाथ में है ना, तो कानून सही तरह से काम करता है। इसका एक एग्जाम्पल है ये रिसेंट सिचुएशंस। When the people started moving in, the society comprised 15 towers. पहले 15 टावर होते थे, 660 फ्लैट था। अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन वाज फॉर्म, ठीक है, कंसिस्टेड मेजरली सीनियर सिटीजन्स। 15 टावर, 660 फ्लैट्स, मैक्सिमम जो एओए थे, मतलब अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन थे, they are senior citizens. The resident felt cheated immediately as they were not given what they were promised by the builders. प्रोमोटर ने या बिल्डर ने जो बोला था वो नहीं दिया गया। ये कैसे पता चला? सुपरटेक had promised them a luxurious living experience surrounding a 82% open area. प्रॉमिस किया गया था कि 82% ओपन एरिया मिलेगा, जिसके कारण पैसा भी लिया गया था। We were sold the promise of living like royalty. But when we moved into the society in 2009, कौन बता रहा है? ये जो
अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के तरफ से जिन लोग केस लड़ा है उन लोग बता रहे हैं, we realized we had not been given half the amenities that we had paid for. जितना पेमेंट उन लोगों ने किया उसका आधा फैसिलिटीज और एमिनिटीज नहीं दिया गया. Most of the brochures was a bunch of lies. झूठ का पहाड़ था. Even the construction material used in the buildings was much lower quality than was originally promised. Said Uday Singh Bhanu Tevatia, AOA resident, जो न्यूज में निकला, हिंदुस्तान टाइम्स में आया था. Now the condition of the society क्या हुआ उसमें, और सिचुएशंस खराब कैसे हुआ 2010 में. 2009 में इन लोगों का स्टार्ट हुआ. The condition of the society during the monsoon in 2010 was also a deal breaker for the residents. मतलब deal breaker मतलब ऐसा दिल भी तोड़ दिया सर. deal breaker also मतलब heart breaker. The basement were flooded with water and some people had to use boats to get into their cars. Shortly after, in 2010, the builders started digging up more areas where a shopping complex and garden had been planned. 2010 के बाद इनका साहस और बढ़ गया और ये अभी जो गार्डन एरिया था, ठीक है, जो गार्डन एरिया था, जो कॉम्प्लेक्स एरिया था, वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और गार्डन के लिए स्टार्ट कर दिया. They then found out that the builder was planning 2 new 40 floor towers in that area. 40 माला का 2 टावर बनाने का काम चालू कर रहा है जिसका ये नाम है. आई इनिशियली थॉट, मतलब जो रेसिडेंट थे उनमें से सोच रहा था that the builder was being generous and giving us an additional swimming pool. स्टार्टिंग में वो लोग सोचा था कि शायद एडिशनल स्विमिंग पूल बना रहा है. and I had a beautiful view from my balcony and all the way up to the expressway, मतलब नोएडा एक्सप्रेसवे. way back in 2009 I paid an additional 70,000 for this view. मतलब 2009 में ये जो एक्स्ट्रा व्यू के लिए 70,000 पे किया गया था ताकि वो व्यू रहे. Having 40 floors blocking that view was beyond my imagination. अगर 40 माला बिल्डिंग सामने आ जाता है तो वो जो व्यू था वो भी चला जाएगा. राजेश राणा, फॉर्मर एवे मेंबर, who owns a flat in Aster 2, Aster जो एस्टर बोल के जो फ्लैट है उसके ऊपर, उसको वहां पर उनका फ्लैट है. हिंदुस्तान टाइम्स में ये भी बताया गया. सर और क्या हुआ देखो, इस एस्टर 2, this Aster 2 is just 9 meters from the twin towers. As per the National Building Code 2005, the Noida authorities own construction bylaws, there needs to be at least 16-meter distance between two residential towers. National Building Code 2005 के हिसाब से and Noida authorities own construction bylaws के हिसाब से there needs to be at least 16-meter distance between residential towers. नोएडा के नियम से भी और इंडियन गवर्नमेंट के नियम से भी. एक्चुअली सेंट्रल का नियम होता है, स्टेट भी अपना अपना नियम बनाता है. This was one of the resident biggest points which helped in the case. 9 मीटर का डिस्टेंस चाहिए था, सॉरी 16 मीटर का, 16 मीटर का डिस्टेंस चाहिए था. 9 मीटर का डिस्टेंस क्यों? मतलब बेसिकली ये वायलेशन है रूल्स का. They approached the builders. बिल्डर को अप्रोच किया, सुपरटेक को, नोएडा अथॉरिटी को, पुलिस को. बट जैसे कि आप लोगों को पता है सब इनके पॉकेट में होता है ना. पैसा का खेल. ये करप्शन ही तो है जिसके कारण ब्रिटिश ने भारत में राज किया. पता नहीं ये करप्शन मेंटेलिटी इंडियंस के अंदर कौन लाया. ठीक है, देखो सर, दे देन नॉक्ड ऑन द इलाहाबाद हाई कोर्ट. पहले तो भारत इतना करप्टेड नहीं था सर. भारत ऑलवेज एक ऑनेस्ट कंट्री हुआ करता था. ये जो अंदर अंदर में जो विभीषण पाला ना, अंदर अंदर में विभीषण, मतलब कहने का मतलब है हमेशा आपको दिखेगा कि अपने फायदे के लिए इंसान कुछ भी करता रहता है. ना तो देश समाज, हाँ मतलब सबसे बड़ा ना देश प्रेम गायब हो गया, सोसाइटी समाज प्रेम गायब हो गया, सिर्फ अपना फायदा. वही प्रॉब्लम है, जड़ इसका ही है सर. चाहे आप कितना भी कानूनी लड़ाई लड़ लो बट इसका जड़ वही है. इसके बाद देखो ये लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया क्योंकि यूपी का केस है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में या फिर कुछ जुरिस्डिक्शन मैटर होगा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया इन दिसंबर 2012 एंड फाइल्ड ए PIL, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन डाला गया. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखा आप क्या इमेज देखो सर, मतलब ये डिमोलिशन के बाद का इमेज है. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तथा ज्योति, नंदिनी, हेलो. यस सर. हाँ सर. देखो
क्या है, ऐसा लग रहा है किसी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया। मोस्ट ऑफ दी एमरल्ड, अच्छा वहां पर और एक रेसिडेंट था एमरल्ड कोर्ट्स बोल के। एमरल्ड कोर्ट्स का रेसिडेंट जो थे, दे आर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपार्ट फ्रॉम द फोर मेंशन्ड others who are active include वशिष्ठ शर्मा 60, राजपाल टंडन 85 एंड गौरव देवनाथ 50। इन लोगों ने क्या किया, तेवतिया फॉर्मर डीआईजी विद सीआरपीएफ, ठीक है, ये फॉर्मर डीआईजी थे सीआरपीएफ का। मिंट को बोला, मतलब हिंदुस्तान टाइम्स का जो कमर्शियल न्यूज लाता है मिंट, that they traveled in third class in trains for the Allahabad High Court hearings. By this time, Supertech had already constructed 13 floors. Already 13 माला का बिल्डिंग बन चुका है। 2 years later, the High Court ruled in favor of the association and ordered the towers to be raised. The court also asked the builder to refund the buyer and slammed the Noida authority. Noida authority को slammed किया गया और refund देने के लिए बोला गया। However, the woes in the residents were not over. Supertech and Noida authority appeal against High Court order in the Supreme Court. कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस, सबको पॉकेट में रख लेंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस जा रहा है, पॉकेट में लाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना, ये रियल एस्टेट वाले का ये जो दलाली का पैसा में ना, ठीक है भाई बिजनेस करो ना, बिजनेस के नाम पे बाहुबलीगिरी मत करो यार। ऐसा और भी बहुत सारा है, ऐसा सबको शिक्षा दे पाएगा गवर्नमेंट, लेकिन हाँ एक डर तो बनेगा। इस पर्टिकुलर मतलब एग्जाम्पल के बाद जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल तो सेट होगा। ऐसा बहुत सारा केसेस बन रहा है सर। द लीगल बैटल इन्वॉल्व ओवर 30 हियरिंग्स, टोटल 30 हियरिंग बना है ओवर ए पीरियड ऑफ 7 years, सुप्रीम कोर्ट में चला 7 साल। इतना आसान नहीं है इंडिया। इंडियन लीगल सिस्टम हर पार्ट को तोलता है। ऐसा लाइक लिब्रा, लिब्रा समझते हो? अरे लिब्रा जो जोडियक होता है, राशि, हर एक पार्टी को देखेगा, तोलेगा, उसके बाद डिसीजन देगा। ये इंडियन लीगल सिस्टम है, थोड़ा ढीला है, थोड़ा स्लो है, बट जस्टिस प्रॉपरली देने का कोशिश करता है। ये इंडिया है, भारतीय न्याय व्यवस्था। दुबई वगैरह होता ना ऐसा प्रॉब्लम में, नॉर्मल प्रॉब्लम में लोगों को गैस चेम्बर में डाल देता है। पता नहीं ये लोग क्या क्या करता है दुबई वगैरह। छोड़ो सर, लीगल एक्सपेंस कितना हुआ देखो। ये जो सोसाइटी है इनको 1 करोड़ का खर्चा हुआ, 7 साल में 1 करोड़ का खर्चा हुआ। MK जैन हु पास्ड अवे इन 2021 ड्यू टू कोविड, उन्होंने ही पैसा जुगाड़ करने का लीड किया था। डोर टू डोर, एवरी फ्लैट के डोर टू डोर जाके 500 occupies flat by then, and we decided to ask every flat to pay 10,000 each. Some did, but many refused to pay. किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। We went door to door trying to convince people. This is when Jen came from forward and said that she would pay for additional legal expense and exhorted others to pay their shares. एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए भी, क्योंकि सभी कोई पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं था, फिर उन्हीं में से एक्स्ट्रा पेमेंट देके वही लोग अपने पॉकेट से खर्चा किए। उसके बाद वो 19 में कोविड में चले गए। We were gutted that he is not here today, but the part of the victory, मतलब the Bajaj of said Bajaj to Hindustan Times. After this too, they had to raise another round. Every flat owner paid 17,000 to 20,000. It was in August 2021, the Supreme Court upheld the High Court's 2014 order. The court said that Noida authority officials are reeking of corruption. ठीक है, ये डिसीजंस आया सर हाई कोर्ट से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द एंटायर अमाउंट ऑफ होम बायर्स। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन दिया, जो हम लोगों ने रिसेंटली देखा, द एंटायर अमाउंट ऑफ द होम बायर्स बी रिफंडेड विद 12% इंटरेस्ट। दे आल्सो अवॉर्डेड द एमरल्ड कोर्ट RWA जो रेसिडेंट्स हैं टू बी पेड ₹2 करोड़, उनको 2 करोड़ देना पड़ेगा। For this group of senior citizens, their 9 years legal battle finally came to an end on Sunday. We did not give up hope. Before every hearing, we would study the arguments properly and discuss them with our counsel. We would prepare for 3-4 days before a hearing. कह रहे हैं सर रेसिडेंट एसोसिएशंस की तरफ से, जो आज इस विक्ट्री का पार्ट है। Some residents were exasperated with the long battle, but the core team was always confident of a positive results. जो टेवटिया टाइम्स ऑफ इंडिया को भी बताएं, ठीक है। ये सब जगह से इस रिपोर्ट को बेसिकली लिया गया। पर बजाज चैलेंज विच दे फॉट, ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो बेसिकली क्या हुआ,
केस क्या था आप लोगों को पता चला, और डिसीजंस क्या आया ये भी हम लोगों के आंखों के सामने। नाउ सर, ऐसा प्रॉब्लम इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, इंडिया के और भी सिटीज में बहुत चल रहा है। ये जो लैंड माफिया, रियल एस्टेट माफिया, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया सर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया। इस एक्ट का स्टार्टिंग तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे ही हुआ था, मतलब कांग्रेस एंड अलायंस गवर्नमेंट जो था ना, मनमोहन सिंह के टाइम पे। लेकिन वो लोग एक्ट को ला नहीं पाया सर। एक्ट आया अब 2016 में जाकर। क्या है ना सर, कोई भी एक्ट पास होने के लिए ना मेजोरिटी गवर्नमेंट होना जरूरी है, मेजोरिटी पावर होना जरूरी है। ये जो मिली जुली सरकार में ही तो प्रॉब्लम है, ना तो कुछ अच्छा होता है ना तो कुछ बुरा होता है। जो भी हो, देर आए पर दुरुस्त आए। ये लॉ आने के बाद ना रियल एस्टेट वाले का ना, मतलब रियल एस्टेट बिजनेसमैन का प्रॉब्लम का बात नहीं कर रहा हूं मैं। रियल एस्टेट बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस तो अपने जगह में है, बट करप्शन ना हो, माफियागिरी कम हो, ठीक है। तो ये रियल एस्टेट एंड रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का ओवरव्यू लो सर, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि इस लॉ कब आया है, इस लॉ को लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, मतलब व्हाई दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, ठीक है, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रियल एस्टेट एक्ट को इसलिए बनाया गया, एन एक्ट, टाइटल क्या है इसका, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या बता रहे हैं, एन एक्ट टू एस्टेब्लिश द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी for regulations and promotions of the real estate sectors and to ensure sale of plot, apartment of building, as the case may be, or sale of real estate project in an efficient and transparent manner, and to protect the interest of consumer in real estate sector, and to establish an adjudicating mechanism for speedy dispute redressal, and also to establish the appellate tribunal, okay, appellate tribunal to hear appeal from the decisions, directions, or order of the real estate regulatory authority and the adjudicating officers and for matters connected there, or incidental। समझ में आ गया सर, ये सिंपल समरी है ना। इस लॉ के पीछे का मेन कारण क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इसको इनैक्टेड किया गया, 15 मार्च 2016 में इसको पास किया गया, 25 मार्च 2016 को इसको इनैक्टेड किया गया, 10 मार्च 2016 को इसको फिर से पास किया गया, असेंडेड टू 25 मार्च 2016। फिर इस लॉ को लागू किया गया 1 में 2016 से लेके में 16 में 61 ऑफ 9 टोटल 92 सेक्शन आज की डेट में है, उसमें से 61 सेक्शन पास पहले हुआ था, फिर बाकी रिमेनिंग 1 में 2017 के बाद आया, रिमेनिंग 31, ठीक है, जिसको बाद में नोटिफाई किया गया। और उस सेक्शंस में क्या क्या लिखा है उसी के डिटेल्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसका बिल भी आया था, रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट बिल 2016 में, ठीक है। फिर बिल का जो डिटेल्स नंबर यहाँ पर आप देख रहे हो, बिल पब्लिश्ड ऑन 14 अगस्त 2013, इसको पब्लिश किया गया था 14 अगस्त 2013 में, मतलब मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के टाइम पे, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे। इंट्रोड्यूस्ड बाय गिरिजा व्यास, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, इन्होंने पहले बार इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसके लिए जो कमिटी रिपोर्ट था, स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट, ठीक है, स्टैंडिंग कमिटी का रिपोर्ट था, ठीक है। करेंटली ये फोर्स में एकदम एक्टिव एक लॉ है सर। और एक्टिव क्या, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, अभी भी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। रेरा तो बस स्टार्ट ही हुआ है, अभी भी तो प्रॉपर लेवल में अप्लाई ही नहीं हुआ। बहुत सारा स्टेट है सर अभी भी इसको अप्लाई नहीं किया, जानते हो, मतलब आप समझ लो कि जो एक्ट पे अप्लाई नहीं करना चाह रहा है या फिर अप्लाई करने में ना कर रहा है, ठीक है, तो सोचो कि उसके मन में क्या है। देखो सर, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है, ये तो देश, इसका सुविधा, इसका बेनिफिट हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टेट इसको डिनाई करता है, एंड दिस इज रियली चिंता का विषय। जानो सर, देश को जानो, लॉ को जानो, दूसरे को भी बताओ, ठीक है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, देखो क्या है, द रियल एस्टेट एक्ट 2016, द रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, 6 टू प्रोटेक्ट होम बायर्स एज वेल एज हेल्प बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री।
देखो सर, अगर करप्शन रहेगा ना किसी भी फील्ड में, इन्वेस्टमेंट कभी नहीं पसंद करेगा उसमें आना। करप्टेड पैसा करप्शन में बनता है। करप्शन क्या होता है? वही सरकारी लोगों को पैसा खिला के, ठीक है, 2 नंबरी माल मटेरियल्स यूज करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के, फिर कुछ दिन बाद बिल्डिंग में क्रैक होता है, फिर लोग मरता है, ठीक है। बेसिकली ये लोग राक्षस है, राक्षस। राक्षस समझते हो ना? हाँ, इट्स लाइक डेमोन, ठीक है, डेमोन है ये। मतलब इनके मन में ना तो, मतलब बिजनेस करके थोड़ा प्रॉफिट में इनका मन नहीं भरता, इनको रातों रात पता नहीं अरबपति बनना होता है। अब ऐसा हालत है कि रोडपति बन गया, ठीक है। समझ रहे हो ना सर? दैट इज द कॉन्सेप्ट। रेरा each state of regulations of the real estate sector and also act as an adjudicating body for speedy dispute resolutions. The bill was passed by the Rajya Sabha on 10th March 2016 and by the Lok Sabha on 15 March 2016. दोनों सभा में पास करना होता है ना, अपर हाउस एज वेल एज लोअर हाउस। ये तो आप लोगों को पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है आप लोगों ने। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 May 2016 विद 61 ऑफ 92 सेक्शंस। उसके बाद 1 May 2017 के बाद बाकी 31 सेक्शंस भी। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर लायबल टू नोटिफाई द रूल्स अंडर द एक्ट विद इन ए स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 6 months। सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के ये रूल्स रेगुलेशंस को डिसाइड किया है और अपने अपने स्टेट में लागू करेगा। इसका इतिहास क्या है सर रेरा का? सर, द रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013 इन दिसंबर 2015, ठीक है। 13 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। 2015 में यूनियन कैबिनेट इंडिया, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया approved 20 major amendments to bill passed based on the recommendation of Rajya Sabha committee that examined the bill. The bill had been referred to in selection committee, फिर वो सिलेक्शन कमेटी के पास जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसको अमेंड करके रिकमेंड किया जाएगा, फिर वो राज्यसभा कमेटी के पास जाएगा, फिर वहां से सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगा, फिर which has been given its report in July 2015. However, कांग्रेस लेफ्ट एंड AIADMK, ठीक है। कांग्रेस मतलब जानते हो, लेफ्ट को भी समझते हो, है ना, लेफ्टिस्ट जो भी हमारे देश में जहां जहां है। और AIADMK तमिलनाडु का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चौथा, एम आई राइट? AIADMK तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? ठीक है सर, अगर पता हो जाए मुझे बता देना। सर आप लोगों को, हाँ बोलो सर। तमिलनाडु, यस आई एम राइट सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आजकल पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ रहा है, ठीक है। However, Congress left and AIADMK had expressed their reservations on the report through dissent notes. Rajya Sabha approved the bill on 10th March 2016. Lok Sabha approved 15th March 2016. तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया। Subsequently, by the powers vested on by Section 1 of the RERA Act, the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, इसी में तो फर्स्ट टाइम इसको लाया गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, जिसमें नोटिफिकेशन में 26 अप्रैल 2016 नोटिफाइड 61 सेक्शंस आउट ऑफ 92 एंड उसके बाद बाकी सेक्शंस आया सर। देखो सर, ये पूरा इवोल्यूशन का एरिया है, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द रेरा एक्ट। बहुत समय लगा, इंडिया है सर, एक्ट पास करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इवन मेजोरिटी गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा ऐसा सिचुएशन इंडिया में, ठीक है। मेजोरिटी गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर मिली जुली गवर्नमेंट में क्या होगा? जस्ट इमेजिन। जो भी हो, यूपीए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रेरा बिल इन राज्यसभा 14 अगस्त 2013। 9 सितंबर 2013 फॉर फर्दर एग्जामिनेशन the bill was referred to the standing committee on urban development. 8 October 2013 the standing committee heard the briefing of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. 6th November 2013 to 12th November 2013 the standing committee heard the views of some of the NGOs working in the field of real estate. उनका व्यू लिया, क्या प्रॉब्लम है, ग्राउंड लेवल सिचुएशंस क्या है। 12th of February 2014 the standing committee prepared its report after public opinion. 13th February 2014 the standing committee on urban development submitted its report. 7th April 2015 the Union Cabinet under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi gave approval to amendment its bill. बिल को अमेंड करने का परमिशन मिला। 6th May 2015 the bill was introduced in the Rajya Sabha and was referred to in standing committee. 21 member of Rajya Sabha.
जो मेंबर राज्यसभा का जो 21 मेंबर कमिटी था। फिर 3 जुलाई को सिलेक्टेड कमिटी हेल्ड 17 सेटिंग्स टू एग्जामिन द बिल। फिर द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू राज्यसभा। 10th December 15 2015 cabinet accepted 20 odd major amendment। 10th March Rajya Sabha passed the bill। 15th March 16 Lok Sabha passed the bill। 25th March RERA bill received assent to the president। president का साइन चाहिए ना। and last 1st May 2016 RERA came into force with 61 sections and फिर 1st May 2017 RERA कम 31 sections जो बाकी बात बचा था। तो फिर 61 + 31 दोनों मिला के बन गया 92। सर कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज, रेरा एक्ट 2016 में टोटल 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया, जिसमें 92 सेक्शंस को रिकॉग्निशन मिला है, कैटेगरीज किया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि किस सेक्शंस में क्या बताया गया। द एक्ट स्टार्ट्स विद प्रीएम्बल, जो मैं आपको बताया, टाइटल है, एक्सटेंट है, हर लॉ में जैसे होता है। कमेंसमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जरूरी है रेरा में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर कोई रेरा में रजिस्टर नहीं करेगा तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा। सर मैं बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ऑफेंस है। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज, अबाउट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल, various offenses, penalties and adjudications, about finance, about accounts, audits, reports and other miscellaneous provisions। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, फाइनेंस का ऑडिट, अकाउंट्स का ऑडिट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट है सर। ठीक है, फिर बिलो इज द ऑनलाइन आउटलाइन ऑफ द रेरा। चलो सेक्शन 1 और 2 प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कोई बनाना चाहता है उसको रेरा में रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड रियल एस्टेट एजेंट अगर कोई है तो उसे भी रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बारे में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 में बताया बोला गया है सर। फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर सेक्शन 11 से लेके 18 में बोला गया है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटी 19 में बोला गया है। सर कॉमन सेंस लगाना, क्या क्या ड्यूटी हो सकता है पता चल जाएगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटी 19, द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 20 to 40, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल 41 to 42, द रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल 43 to 58, ऑफेंस पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशंस 59 to 72, फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट्स एंड रिपोर्ट 73 to 78 एंड मिसलेनियस प्रोविजन इज 79 से 92। ये है सेक्शंस का एरिया। ठीक है, आप इंस्टीट्यूट के मैट में जाके इसका जो डिटेल्स सेक्शन वाइज जो डिटेल्स है ना एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एक बार गो थ्रू करने से ही समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल प्रोविजंस क्या है, डेफिनेशंस में क्या बोलता है देखो। द डेफिनेशन क्लॉज अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट एनलिस्ट द मीनिंग ऑफ मल्टीपल टर्म्स यूज्ड थ्रूआउट द एक्ट। बिलो इज द टेबल एनलिस्टिंग क्रूशियल डेफिनेशंस। क्या क्या डेफिनेशंस आपको यहाँ से जानना चाहिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट क्या है, अलॉटी कौन है, अपार्टमेंट क्या होता है, ठीक है, कारपेट एरिया क्या होता है। ऐसे घर जब कोई प्रोवाइड फ्लैट बना के प्रोवाइड किया जाता है तो दो कॉन्सेप्ट बहुत चलता है सर, कारपेट एरिया एंड सुपर बिल्डअप एरिया, है ना सर। आजकल आप लोग जो लोग सिटी में रहते हो उनको तो ये सब पता ही है। कारपेट एरिया एंड सुपर बिल्डअप एरिया सिटी ड्वेलर्स का एक डे टू डे रोज का नाम है। ठीक है, तो कारपेट एरिया का मतलब क्या, कॉमन एरिया का मतलब क्या, इंटरेस्ट का क्या है मतलब है, प्लानिंग एरिया क्या है, प्रोमोटर कौन है, प्रोस्पेक्टस क्या है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या है, सैंक्शन प्लान क्या होता है, ठीक है, सेविंग क्लॉज क्या होता है। ठीक है, ये सब डेफिनेशंस आपको जरूर जानना है। ठीक है, ये सब सेक्शन 2 और ये सब सब सेक्शंस के अंदर बोला गया है। ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा, ये जान लोगे तो रेरा एक्ट में मास्टर हासिल हो जाएगा सर। और जब आप लोग एज ए CS, आप लोग का रोल प्ले बहुत है सर, क्योंकि रियल एस्टेट का काम आजकल बहुत ज्यादा होगा और उसमें जो भी सब कुछ एज पर एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको नॉलेज चाहिए। तो आप चाहो तो रेरा एक्ट में स्पेशलिटी लेके आप रियल एस्टेट के साथ भी काम कर सकते हैं। सर अपना अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ, एक एक एक्ट का मतलब होता है एक एक करियर। ठीक है, बस जिसको जिस लाइन में नॉलेज चाहिए नॉलेज गैदर करो। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड रियल एस्टेट एजेंट्स, the act enlists the registration policy of real estate project and real estate agent related provision under section 3। section 3 के तहत registrations of real estate और registrations of real estate agent होना चाहिए। subsection 1 of section 3 of the act
makes it mandatory for all real estate projects to register with RERA. For launching a project, provide greater transparency in project marketing and executions. For ongoing projects which have not received a completion certificate on the date of commencement of the act, will have to seek registrations within 3 months. ये रेरा एक्ट में बोला गया है. Each state RERA, हर स्टेट में रेरा मस्ट आइदर अप्रूव और रिजेक्ट द एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days. जो भी स्टेट में है वो स्टेट एज पर द रेरा मस्ट अप्रूव और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट विद इन 30 days. या तो 30 दिन में रिजेक्ट करो या तो 30 दिन में अप्रूव करो फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द प्रोमोटर. अब देखो सर, स्टेट को क्या देखना है कि कौन सा एरिया में बिल्डिंग बन रहा है, जहां पर बन रहा है वो लैंड कैसा है, साली है कि वास्तु है, मतलब वाटर बॉडीज है कि बिल्डिंग बनाने जैसा है. क्या आप नेचर को खराब करके तो बिल्डिंग नहीं बना रहे हो, क्या आप फॉरेस्ट को तो खराब नहीं कर रहे हो, क्या आप हिली एरियाज में, ठीक है, नेचर का ब्यूटी को तो खराब नहीं कर रहे हो, क्या ये प्रोटेक्टिव एरियाज तो है नहीं. सब कुछ देखना पड़ता है. क्या आप फार्म लैंड पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना रहे हो, upon successful registration the promoter of the real estate project will be provided with the registration number, एक login ID पे मिलेगा उनको, and a password to fill up the essential details on the website of the state RERA. स्टेट रेरा का वेबसाइट होता है, ठीक है, स्टेट रेरा का वेबसाइट होता है, वहां पर जाके उसको डालना पड़ता है. मैं आपको अगर आप स्टेट वाइज भी रेरा के बारे में जानना चाहते हो उसका भी लिंक है, मैं आपको बता दूंगा, आप एक बार उसको भी गो थ्रू कर सकते हो. स्टेट वाइज रेरा. इफ द प्रोमोटर फेल्स टू रजिस्टर he shall be liable to a penalty that may extend up to penalty of 10% of the estimated project cost. अगर प्रोमोटर ऐसा नहीं करता है तो टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% का पेनल्टी उन पे लगाया जाएगा. Furthermore, if it does not comply with the order, directions or decisions issued by the state RERA, he shall be punishable with imprisonment, जेल हो सकता है, which may extend up to 3 years or with a fine which may extend up to further 10% of the estimated project cost. मतलब अगर वो फिर भी बात नहीं सुनता है जेल भी होगा और एक्स्ट्रा एडिशनल 10% का उन पे प्रोजेक्ट कॉस्ट का. मतलब अगर मानो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट 10-20 करोड़ 25-30 करोड़ 50 करोड़ का तो है ही, 100 करोड़ का भी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है. नॉर्मल जो सिंगल प्रोजेक्ट होता है नॉर्मल सोसाइटी में 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, उसका 10% में 20 लाख के आसपास हो जाता है ना, 10-20 लाख. सो বোঝা যাচ্ছে তো ज्योति चौथा नंदिनी एक बार कंफर्म करो सर, क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Real estate agents who facilitate the selling or purchase of properties must take the prior registrations. Real estate agents who facilitate the, जो एजेंट होता है, जो देखो बिल्डर बिल्डिंग बनाता है फिर उसको बेचता कोई और है, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऑलवेज बिल्डिंग बनाने वाला और बेचने वाला सेम है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एजेंट का काम करता है, बिल्डिंग को बेचता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, ऐसा काम करता है. तो रियल एस्टेट एजेंट हु फैसिलिटेट द सेलिंग और परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज मस्ट टेक प्रायर रजिस्ट्रेशंस. Such agents will be issued a single registration number for each state or union territory, which must be quoted by the agent in every sale facilitated by him. वो कोड नंबर, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस हर सेल में वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए. If a real estate agent fails to register or contravene section 9 registration of real estate agent, ये सेक्शन में बोला गया है, and section 10 function and duties of real estate agent, he shall be liable to penalty of 10,000 payable every day during which such default continues. हर दिन का 10,000. This penalty may cumulatively extend up to 5% of the cost of the plot, apartment or building as the case may be of the real estate project. ऐसा बैम्बू दिया है सर, और ये बैम्बू कभी भी काम आ सकता है. इसीलिए ना आजकल ना ये प्रोमोटर वाले ना थोड़ा चिंता में पड़ गया, ठीक है, मन मर्जी लैंड नहीं ले पा रहा है, पैसा खा के भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो लॉ है ना वो बड़ा मस्त आया है सर, पहले से थोड़ा दम गया है सर. अभी सिर्फ जो लोग लीगली कर सकता है वही लोग आ सकता है, क्योंकि लीगल काम करने वाले का थोड़ा कम हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कम हुआ. स्टेट का भी एक मैटर है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल. Establishment of under section 20 and 43 of the act will help to establish state level real estate regulatory authority
to regulate transactions related to both residential and commercial projects and ensure their timely completion and handover. समय में हो और समय में हैंडओवर हो. एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, एक ऐसा केस यूनिटेक पे भी आया था. यूनिटेक बहुत बड़ा डेवलपर है. एक हुआ था आम्रपली ग्रुप का, ये भी दिल्ली का केस है. आम्रपली ग्रुप नोएडा का ही. ये देखो, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये भी एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. आम्रपली ग्रुप केस सीजा यूयू ललित टू कंडक्ट प्रोसीडिंग्स ऑन September 3, मतलब उसका भी केस अभी बाकी है. उसमें भी ना बहुत बड़ा घोटाला हुआ था. जैसे सुपरटेक का हुआ है ना, ऐसा आम्रपली का भी बहुत बड़ा केस चल रहा है. आप लोग इसका एक बार गो थ्रू कर सकते हो. ये भी बहुत दिन से ये पुराना केस है. ये भी बहुत पुराना केस है. आप लोग प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि आम्रपली के साथ क्या हुआ है. ये भी बहुत बड़ा दिल्ली का प्रोमोटिंग ग्रुप है. सबको बैम्बो आ जाएगा सर. बड़ा से बड़ा डीएलएफ, यूनिटेक जैसे कंपनीज को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो फिर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा. आगे देखे सर, तो ये जो अपीलेट अथॉरिटी है ना, बहुत रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट टाइम पे हो, टाइम पे हैंडओवर हो, पैसा लिया जाता है. लोगों का बहुत बड़ा बड़ा पैसा अमाउंट जमा होता है, लाख करोड़ों का पैसा जमा होता है. Appellate tribunal will now be required to adjudicate cases in 60 days as against the earlier 90 days. 60 दिन में केस कंप्लीट करो. And regulatory authorities to dispose complaints in 60 days, while no time frame was indicated in the earlier bill. पहले कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि कितना दिन में प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अभी 60 दिन बता दिया गया. पहले भी एक्ट था ना, पहले का जो रियल एस्टेट के बारे में जो एक्ट था उसमें इतना डिटेल्स नहीं था. Section 59 से 72, Chapter 8 of the Act, provisions regarding offence, penalties and adjudications. जैसे कि punishment for non registrations. अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप रेरा में रजिस्टर नहीं करते हो, Section 59, 60 and 62, punishment to the promoters and the real estate agents for non registration under रेरा. Below is a table describe the imprisonment. देखो कब कब जेल होता है, देखो, और कितना पेनल्टी लग सकता है. कब जेल में जा सकता है और कब पेनल्टी लग सकता है. सेक्शन 59, पनिशमेंट किसको है, प्रोमोटर को है. सबसेक्शन 1, ये प्रोमोटर कॉन्ट्रावेंस सेक्शन 3, द अमाउंट, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, द अमाउंट में एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. इंप्रिजनमेंट नहीं होता है, बट पनिशमेंट क्लबिंग होके ओनली फाइन हो सकता है. क्लब हो सकता है, मतलब अगर बात नहीं सुनता और 10% आ सकता है. Section 2, the promoter not follows the order, decision or direction issued under subsection 1, the amount as stated under subsection 1 plus amount which may further extend up to 10% of the estimated cost of the real estate project. लेकिन इस बार जेल भी हो सकता है, 3 साल का जेल मैक्सिमम और साथ में फाइन. इम्प्रिजनमेंट और जेल दोनों एक साथ आ सकता है. सेक्शन 60, सबसेक्शन नहीं बोला है, प्रोमोटर, कि प्रोमोटर प्रोवाइड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शंस. अगर प्रोमोटर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो काम कर नहीं रहा है उसके बारे में अगर बताता है, अमाउंट पे एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, फाइन. फॉल्स इंफॉर्मेशन के कारण आपको फाइन देना पड़ेगा. रियल एस्टेट एजेंट 62, इफ एनी रियल एस्टेट एजेंट जो सेल और परचेज में देख काम करता है, इफ एनी रियल एस्टेट एजेंट फेल्स टू कंप्लाई विद सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, amount of rupees 10,000 every day during which such default continues, it may extend to 5% up to estimated cost of the real estate project. Only fine, jail नहीं है. Punishment for non compliance of order, decisions or directions, मतलब आपको जो टाइम दिए, कंप्लायंस का काम, सीएस का बहुत बड़ा रोल है ना, टाइमली कंप्लायंस रेडी करना, ठीक है. जो कुछ भी अगर कंप्लायंस रेडी नहीं होता है, मुश्किल. प्रोमोटर, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, किसका ऑर्डर है, रेरा का ऑर्डर है, रेरा अथॉरिटी का. पेनल्टी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग व्हिच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ओनली फाइन. सेक्शन 64, रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर से, पेनल्टी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग व्हिच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट. मतलब जो भी आपको बोला गया है, अगर आप उसको टाइमली कंप्लायंस को रेडी नहीं करते, 3 साल का जेल, फाइन बोथ. रियल एस्टेट एजेंट
Real Estate Regulatory Authority 65. Penalty for every day during which such default continues and 5% of the estimated project. Only fine. Real estate agent go. Penalty for every day during which such default continues and may extend up to 10% of the estimated cost of the real estate project. ये थोड़ा सा देख लेना, हर बार थोड़ा सिमिलर ही है, बट कब क्या है ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करने के टाइम पे लिख के करना और अपने हिसाब से नोट बिल्डअप करना, ठीक है, कि कब सिर्फ जेल हो रहा है और कब कब जेल के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी देना पड़ रहा है. एलओटी, penalty for every day during which such default continues and may extend up to 5% of the estimated cost of the real estate project. अगर LOT से कोई गड़बड़ होता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ओनली फाइन भी हो सकता है. रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल भी LOT को फाइन कर सकता है. 1 साल तक का जेल और इम्प्रिजनमेंट दोनों आ सकता है LOT को भी, अगर LOT किसी भी तरह से डिस्प्यूट करता है तो. प्रोटेक्शन ऑफ होम बायर्स, इस पूरा एक्ट का मेन पर्पस तो यही है. द एक्ट प्रोहिबिट्स अनअकाउंटेड मनी from being pumped into the sector, and as of now 70% of the money has to be deposited in bank account through checks compulsorily. total project का 70% बैंक अकाउंट में चेक के थ्रू से जमा होना चाहिए. मतलब 2 नंबरी पैसा को रियल एस्टेट में नहीं डाल सकते. मैक्स टू मैक्स 30%. A major benefit of consumer included in the act, that is builders will have to quote price based on carpet area. बिल्डर जो प्राइस कोट करता है ना फ्लैट का, कारपेट एरिया पे होना चाहिए, नॉट ऑन सुपर बिल्डअप एरिया. The act states that the carpet area include usable space like kitchen, toilets under RERA. It is mandatory for the builder to disclose the carpet area. कारपेट एरिया मतलब आपके घर के अंदर का जितना एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हो, इंक्लूडिंग बाथरूम एंड किचन. और सुपर बिल्डअप मतलब लिफ्ट का एरिया, सीढ़ी का एरिया, स्टेयर्स का एरिया, ठीक है, उसको सुपर बिल्डअप के साथ इंक्लूड करके कहा जाता है. और आपका बिल्डिंग का साइड का जो वॉल्स वगैरह है वो भी सुपर बिल्डअप में आ जाता है. स्टेट रेगुलेशंस क्या है अंडर रेरा? सेक्शन 84 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट within 6 months of the act being enforced, each state government shall make rules for carrying out the provision of the act. The state rules are to be notified by the state government as late as 31st October 2016. Central government released the Real Estate RERA Act 2016 by notification by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviations, HUPA, short में HUP है, HUPA, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, याद रखिएगा HUPA. The rules so issued by the central government are applicable to the 5 union territories without legislature, जिनका legislation नहीं है, जैसे कि अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़, इनका legislation नहीं है, इन पे सेंट्रल का रूल्स लागू होगा. The rules have been issued after the prior release of the draft of the comments. As of July 2019, Arunachal, Meghalaya, Sikkim and Nagaland have not notified the rules. In the case of the 5 northeastern states, the RERA Act is facing certain constitutional challenges as the land in those states are community owned. ये थोड़ा प्रॉब्लम है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लैंड जो है वो कम्युनिटी ओन्ड है, इसको लेके थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम चल रहा है. वेस्ट बंगाल नोटिफाइड सिमिलर लॉ कॉल्ड ए वेस्ट बंगाल Housing Industry Regulatory Act 2017, which came into force from 1st June 2018. However, as of July 2019, many states not implemented the law and failed to notify a permanent regulator, appellate authority or a website. A chart showing the implementation status of different states as of July 2019 can be seen. चलो 2019 तक कौन सा स्टेट ने रेरा को किस तरह से अप्लाई किया उसका एक डेटा आप लोग देख लो. ज्यादा नॉलेज के लिए आप वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं. अंडमान निकोबार आइलैंड जनरल रूल्स नोटिफाइड, गवर्नमेंट का रूल्स लग जाएगा, ठीक है, इस डेट पे नोटिफाई किया है. आंध्र प्रदेश नोटिफाई कर चुका है 28 मार्च 2017 को. अरुणाचल अभी भी नॉट एप्लीकेबल है, नॉट नोटिफाइड है बिकॉज कम्युनिटी ड्रिवन लैंड एरिया है, थोड़ा प्रॉब्लम है. आसाम नोटिफाई कर चुका है, बिहार नोटिफाई कर चुका है, चंडीगढ़ नोटिफाई कर चुका है, छत्तीसगढ़ नोटिफाई कर चुका है, दादरा एंड नगर हवेली नोटिफाई कर चुका है. ये एज पर 2019 तक का है. दमन दीव सेंट्रल का है, दिल्ली नोटिफाइड, गोवा नोटिफाइड, गुजरात नोटिफाइड, हरियाणा नोटिफाइड, हिमाचल नोटिफाइड, जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, झारखंड नोटिफाइड, कर्नाटका, अरे जम्मू कश्मीर में अभी पहले वो प्रॉब्लम तो टोटली सॉल्व हो जाए उसके बाद. कर्नाटका नोटिफाइड, केरला नोटिफाइड,
लक्षद्वीप नोटिफाई, मध्य प्रदेश नोटिफाई, महाराष्ट्र नोटिफाई, मणिपुर नोटिफाई, मेघालय नॉट नोटिफाइड, मिजोरम नोटिफाइड, नागालैंड नॉट नोटिफाइड, ओडिशा नोटिफाइड, पुडुचेरी नोटिफाइड, पंजाब नोटिफाइड, राजस्थान नोटिफाइड, सिक्किम नॉट नोटिफाइड, तमिलनाडु नोटिफाइड, तेलंगाना नोटिफाइड, त्रिपुरा नोटिफाइड, उत्तर प्रदेश नोटिफाइड, उत्तराखंड नोटिफाइड, वेस्ट बंगाल नॉट नोटिफाइड। पता नहीं ये वेस्ट बंगाल को क्या है, ठीक है, ये क्या अपना बनाता है मुझे समझ में नहीं आता। छोड़ो, ये भारत के बाहर है लगता है, समझ रहे हो सर? बाकी का प्रॉब्लम तो समझ में आता है, बट वेस्ट बंगाल ना मुझे कभी कभी लगता है ये वेस्ट बंगाल इंडिया के बाहर है। हाँ, तो क्या जो करता रहता है ना, अरे भाई तुम सेंट्रल के साथ लिंक करके नहीं चलोगे तो फिर यहाँ का पब्लिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेनिफिट नहीं ले सकता क्या? मिलता भी नहीं है। इसीलिए इतना सारा जो पूरा भारत में अलग अलग गवर्नमेंट का सेंट्रल का योजना चलता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिलता ही नहीं है। और अगर मिलता भी है ना, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या करता है जानते हो? मेरा होम स्टेट है, मुझे खराब ये लगता है, जो सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, जैसे मानो कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल आवास योजना बोल के चलाता है, सब अपने ही धुन पे चलता है। पैसा सेंट्रल का, नाम स्टेट का क्यों? जो है वो ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए ना। पता नहीं ये लोग क्या खेल खेलता है। सोचना चाहिए, पब्लिक को सोचना चाहिए, बट पब्लिक कब सोचेगा? सब तो मूर्ख है। छोड़ो, किसी को प्राइमरी टीचर का जॉब दे देगा ना फैमिली में, भूल जाएगा। देख पा रहे हैं हम लोग, है ना? एक प्राइमरी टीचर का जॉब दे देगा, खुश। ठीक है, छोड़ो सर, क्या बताए, और कंट्रोवर्शियल बात करके फायदा नहीं है। कंट्रोवर्सी नहीं है, सच्चाई है। लॉ क्यों बनाया जाता है? ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो मुझे लगता है मैंने पूरा रेरा एक्ट ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इंस्टीट्यूट का नोट्स को एक बार फॉलो कीजिएगा, और क्या, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे वहां से थोड़ा देखिए कि रेरा एक्ट से क्या है और रेरा एक्ट से क्या हिसाब किताब आया है। आपको थोड़ा डिटेल्स में एक बार देख लेना चाहिए। देख लोगे ना? ज्योति, नंदिनी, चौथा बोलो एक बार। हाँ सर। ठीक है, तो रेडी करो रेरा एक्ट। ठीक है, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय सर। ओके सर, बाय। बाय सर।